Hello students, so I'm back here to teach you from my home to your home. So let's start. In the previous lecture, we discussed about the topic osmotic pressure, which is the fourth colligative property. So I'll give you a quick review of what this osmotic pressure is all about. So I'm making a diagram here. This is a semi-permeable membrane through which two solutions of different concentrations are separated. This is pure solvent side and this is solution side. So you already know that what happens when through a semi-permeable membrane two solutions of different concentrations are separated. The movement of solvent from less concentration to more concentration starts taking place. Why it happens? Because on the solvent side there is excess of vapor pressure, while on the solution side the vapor pressure is less. You already know about this, why vapor pressure is decreased. The vapor pressure is decreased because due to the presence of non-volatile solute, the effective surface area of vaporization is decreased. So vapor pressure is less in this side as compared to this side. Now what will happen if the vapor pressure is more this side? आप जानते होंगे एक वेइंग स्केल का एग्जांपल लेते हैं. एक वेइंग स्केल में जिस तरफ हम भारी चीज रखते हैं वो तरफ नीचे चली जाती है, ये बात आप जानते हैं, और जो हल्की साइड होती है वो ऊपर आने लगती है. ये वेइंग मशीन है, यहाँ पे अगर हमने कुछ वजनी चीज रखी है, हैवी चीज रखी है, तो उस वजन से ये वाला साइड नीचे आने लगेगा. उसी रीजन से देखिए आप मान सकते हैं कि ये ज्यादा वजन है और ये कम वजन है. इस वजन के चलते ये पानी नीचे आने लगेगा. एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ एक छाननी है, एक चलनी है, एक सीव है. अगर एक सीव के पास में ये होगा कि वाटर लेवल नीचे आने लगेगा तो वो वाटर उस सीव से दूसरी साइड एंटर हो जाएगा और यहाँ से वाटर लेवल रेज होने लगेगा. बट कब तक ये वाटर लेवल रेज होगा? ये तब तक रेज होगा जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाती. नाउ व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम? और इक्विलिब्रियम किसके बीच में अटेन होगी? इक्विलिब्रियम अटेन होगी, देखिए यहाँ वेपर्स को हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं, ये वाटर लेवल ऊपर आने लगेगा. ये देखिए तराजू का ये साइड नीचे जा रहा है, ये साइड ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ वजन ज्यादा है वेपर्स का, तो ये ऊपर आने लगेगा. और कब तक ऊपर आएगा? जब तक ये एक्स्ट्रा लेयर, देखिए ये एक्स्ट्रा लेयर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इतना दबाव नहीं डालती कि वो इस एक्सेस वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए. तब तक ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का चलता रहेगा, और जहां ये दोनों चीजें समअप होके इसके बराबर हुई, ये मूवमेंट रुक जाएगा. तो यहाँ सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाई इज दिस ऑस्मोटिक प्रेशर अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ये देखिए इस लेयर को हमने बोला है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. क्यों बोला है हमने इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? क्योंकि दिस इज द प्रेशर ऑफ द लेयर ऑफ वाटर. इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर. And it is a colligative property because it depends upon the amount of solute added. See how? अब देखिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा सोल्यूट ऐड कर देती कुछ इस तरीके से, तो वेपर प्रेशर, ये जो ऊपर वेपर प्रेशर है वो और भी कम हो जाता है. ये तो आप मानेंगे, आप राउल्स लॉ पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा उतना ही वेपर प्रेशर यहाँ कम होगा. अब इसका मतलब जो डिफरेंस है वेपर प्रेशर का ऑन बोथ द साइड्स वो बढ़ गया है. यहाँ वेपर प्रेशर कम है, यहाँ और ज्यादा है. इसका मतलब अब इस लेयर को और थिक होना पड़ेगा टू मेक अप दिस डिफरेंस. इस लेयर को, जिस लेयर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इस लेयर को थिक ज्यादा होना पड़ेगा. अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने ज्यादा ऐड किया है, आप और ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कीजिए. ये लीजिए और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर और भी कम हो गया. अब ये लेयर और भी ऊपर आएगी क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया दोनों में. इस डिफरेंस को मेकअप करने के लिए तो ये पानी में इन दोनों लेयर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ये ज्यादा मोटी हो जाएगी लेयर, और इसी लेयर को ही तो हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. यही इसी लेयर का तो वो प्रेशर है जिसकी वजह से फाइनली ये ऑस्मोसिस होके रुक जाता है. So what is osmotic pressure? Osmotic pressure is the pressure of this layer, and osmotic pressure is that pressure which is
is finally required to stop the process or stop the phenomena. एंड इस लेयर की थिकनेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रखा है. आई होप आई हैव मेड द थिंग्स क्लियर. एंड एक और एप्लीकेशन आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, और वो एप्लीकेशन है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में. तो आज मैं आपको एक और एप्लीकेशन जो है इसकी डिस्कस करना चाह रही हूँ. उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताती हूँ. जो 0.9% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसको हम सेलीन वाटर बोलते हैं, और दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद द RBCs ऑफ आवर ब्लड. ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे ब्लड के RBCs के साथ आइसोटोनिक होता है. आई होप यू रिमेम्बर आइसोटोनिक टर्म. आइसोटोनिक मीन्स सेम कॉन्सेंट्रेशन. तो इसी का यूज होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, जहां पे हमको इंजेक्शन देने से पहले जो मेडिसिन होती है उसको इसी सेम कॉन्सेंट्रेशन का बनाना पड़ता है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आई विल शो यू. देखिए, ये मैं 2 बीकर्स ले रही हूँ. आइसोटोनिक मीन्स सेम कॉन्सेंट्रेशन, एंड यहां मैं अपने ब्लड सेल को डिप कर रही हूं मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. यहां मैं RBC को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डिप कर रही हूं. क्या होगा, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये ब्लड सेल है. मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में एक बहुत जरूरी बात की थी, वो ये थी कि हमेशा ड्यूरिंग ऑस्मोसिस जो आपका साफ पानी है वो गंदा हो जाता है. अब मैं यहाँ साफ पानी किसको बोल रही हूँ, साफ पानी मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड, और मैं गंदा पानी किसको बोल रही हूँ, विच इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड. गंदा पानी का मतलब ये नहीं हमने उसमें कोई गंदगी या कचरा डाला है. गंदा पानी का मतलब ये है कि वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. तो यहाँ देखिए आपको कौन सा पानी साफ और कौन सा गंदा लग रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आसपास. अंदर का पानी हमें साफ लग रहा है क्योंकि बाहर हमने हाइपोटोनिक यानी मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर डाला है. तो क्या होगा, इधर जब यहाँ अंदर साफ पानी है बाहर गंदा पानी है, साफ पानी गंदा हो जाएगा. तो ये देखिए इस तरीके से पानी बाहर आ जाएगा, इस तरीके से, और ये श्रिंक होके कोलैप्स हो जाएगा, RBC मर जाएगा. इसका मतलब अगर हमने इंजेक्शन लगाया है, जिसका जो मेडिकेशन है हमने किसमें प्रिपेयर किया है, वो हमने ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया है. या मैं आपको और सिंपल टर्म्स में बोलूं, हम नमक के पानी का इंजेक्शन लगा लेते हैं, 1-2% नमक के पानी का. This will happen to our blood cell. The blood cell will shrink and collapse. Another example, हम प्योर पानी का एक इंजेक्शन लगा लेते हैं. प्योर पानी का इंजेक्शन मैं लगाऊंगी, ये RBC है और यहाँ है प्योर सॉल्वेंट. अब क्या होगा, टेक्निक वही है, ऑस्मोसिस के दौरान साफ पानी गंदा हो जाता है. यहाँ देखिए बाहर साफ पानी है और अंदर गंदा या डर्टी वाटर. हम किसको कह रहे हैं, वाटर इज नॉट एक्चुअली डर्टी, इट इज जस्ट दैट इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, सो वी आर कॉलिंग इट डर्टी. तो अंदर का पानी हम किसको डर्टी कंसीडर करेंगे, RBC के अंदर वाला सेल साफ, और बाहर प्योर सॉल्वेंट है. इस केस में क्या होगा, ये वाटर अंदर घुस जाएगा, सेल फूल जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा. तो दोनों ही केसेस में ये कौन सा केस है, अगर हम खाली पानी का एक इंजेक्शन लगा लेते हैं, खाली पानी का इंजेक्शन लगाएंगे, वहां भी RBC मर जाएंगे. 2%, 3%, मोर देन 0.9%, एनीथिंग हम इंजेक्शन लगाएंगे तो भी RBC मर जाएंगे. तो क्या जरूरत है, हमको जब भी मेडिकेशन करना है थ्रू इंट्रावेनस इंजेक्शंस, हमको मेडिसिन प्रिपेयर करनी है इन द कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक विद दैट ऑफ द ब्लड. अब आती है इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की. तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको बताया था पाई इज इक्वल्स टू CRT, पाई इज इक्वल्स टू NB अपॉन VRT, पाई इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू VRT. और जैसा कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फाइनली हम मोलर मास डिटर्मिनेशन करते हैं, यहाँ भी करेंगे WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V. यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात है, सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मोलर मास से इनवर्सली रिलेटेड होती हैं. ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था, इस लेक्चर में भी ड्रॉ कर रही हूँ. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग व्हिच आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इन माय एवरी लेक्चर. सो एनीवेज दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हमारे 3 तरीके के आएंगे. एक वो जिसमें हमें पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा. फॉर्मूला वुड बी WB अपॉन MB इंटू VRT. ये हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है. इसके अलावा
फॉर्मूलाज हमारे आ सकते हैं जहां हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा, जो फॉर्म अभी अभी हमने डिराइव किया, WB इंटू RT अपॉन पाई V। तीसरी चीज आ सकती है, अगर आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, दो ये जो कंसंट्रेशंस है इस फॉर्मूले में, ये जो C है फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, फॉर isotonic solutions means solutions having same concentration. What we will do? We will write C1 is equals to C2 or N1 equals to N2 or WB1 upon MB1 is equals to WB2 upon MB2. We can also write W1 upon M1 is equals to W2 upon M2. क्योंकि ये सारा सोल्यूट है तो वी कैन इग्नोर बी ऑल द साइड्स। हम क्या कर सकते हैं, W1 अपॉन M1 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। तो इन तीन फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं अब हम वो करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन दिस ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट्स। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज पर लीटर एट 400 केल्विन, जहां पे मोलर मास ऑफ सुक्रोज इज गिवन 342 ग्राम्स पर मोल एंड आर की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन। तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, मैं फिर रिपीट करूंगी कि आप फॉर्मूला सबसे पहले लिख लीजिए, जब भी आपको फॉर्मूला क्लिक हो जाए कि इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, एंड जो डिटेल्स हैं फॉर्मूले से रिलेटेड उसको अंडरलाइन कर लें और लेबल कर लें। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला को एक्सपैंड करेंगे। फॉर्मूला एक्सपैंड होके होता है पाई इज इक्वल्स टू C क्या है, C कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी है, यानी कि WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स इंटू R इंटू T। ये आफ्टर एक्सपेंशन हो जाता है। C मोलारिटी था, मोलारिटी का ये फॉर्मूला होता है, दिस इज मोलारिटी। बाकी हमने RT एज इट इज कॉपी किया है। अब हम वैल्यूज कॉपी करेंगे। ये जो 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज है, इसको हम बोलेंगे गिवन मास ऑफ सुक्रोज, ये सॉल्यूट का गिवन मास है, जबकि ये क्या है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज। हर बार जब आप सवाल में लेबलिंग करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस और जो फॉर्मूला पे पकड़ है वो बढ़ती जाती है, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी आप हर बार ऐसा करें। तो और वॉल्यूम इन लीटर्स पर लीटर, सो दिस इज वॉल्यूम इन लीटर्स। अब वैल्यूज को पुट कर दें। WB था 3.42 इंटू R की वैल्यू है 0.083 इंटू T यानी टेम्परेचर है 400 केल्विन। इस फॉर्मूले में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रखना है, इवन इफ इट इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन एंड देन पुट। एंड MB की वैल्यू 342 एंड वॉल्यूम इन लीटर्स है 1। सो हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.332 बार। यूनिट बार क्यों आएगी, क्योंकि R की वैल्यू में हमको प्रेशर की यूनिट बार दी गई है। अब ये सिंपल है टेक्निक जहां हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 298 केल्विन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ अनआइडेंटिफाइड सोल्यूट एग्जिबिट्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.55 एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द मोलर मास। ये मोलर मास निकालने पे है, मोलर मास निकालना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने का। सो मोलर मास के लिए फॉर्मूला यहीं से निकाल लेंगे हम। MB इज इक्वल्स टू WB इंटू RT अपॉन मोलर मास इधर जाएगा, पाई नीचे आएगा, पाई इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। अब ये वैल्यूज आप अंडरलाइन कीजिए और लेबल कीजिए। तो ये जो आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ये क्या चीज है, ये वॉल्यूम है, बट ये वॉल्यूम मिलीलीटर है। लेट मी टेल यू वन थिंग, सेंटीमीटर क्यूब ml होता है, तो दिस इज 100 ml एंड व्हाट इज दिस इज वॉल्यूम इन मिलीलीटर नॉट लीटर। देन व्हाट इज दिस इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि जिस तरह से ये जो मासेस दिए जाते हैं 3.002 या 3.42 या व्हाटएवर रैंडम मासेस, ये WB होते हैं। अनआइडेंटिफाइड सोल्यूट है, मोलर मास हम ही को निकालना है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको हम पाई से डेजिग्नेट करते हैं, और R की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने R की वैल्यू मिस की हुई है, R की वैल्यू है 0.083, सेम एज दैट, सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ वी विल कॉपी द वैल्यूज। WB जो है वो कितना था हमारा 3.002 इंटू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर यहाँ ये रहा 298 केल्विन डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है
ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.55 एटमॉस्फेयर एंड उसके बाद में वॉल्यूम इन लीटर्स पुट करना है, जबकि वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में है। वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो इसको हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 0.1 से। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ थोड़ा सा एक मुझे चेंज करना है। जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर हम लेते हैं तो जो हमारा आर की वैल्यू होती है वो 0.082 होती है, जबकि बार में हम लेते हैं तो आर की वैल्यू 0.083 होती है। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है बार और एटमॉस्फेयर में, उसी वजह से आर की वैल्यू में भी बहुत माइनर सा डिफरेंस आ जाता है। इसको हम पूरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 287.6 ग्राम पर मोल। तो यहां हमने सीखा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना और यहां हमने सीखा मोलर मास निकालना। और अगली में हम एक नए तरीके का न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक अभी मैंने आपको समझाया था, सेम कॉन्सेंट्रेशन। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम कॉन्सेंट्रेशन विथ 3% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम कॉन्सेंट्रेशन। और आपका ये जो फॉर्मूला है, आइसोटोनिक का मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है, तो हम लिख सकते हैं π1 भी π2 के बराबर है और C1 भी C2 के बराबर है। अब ये C को जब हम एक्सपैंड करते हैं, देखिए पिछले सवाल में हम चलते हैं, C को हमने कैसे एक्सपैंड किया था, WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यहाँ हम एक्सपैंड करते हैं C1 अपॉन C2। नो व्हाट इज दिस C? C है WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। सो कंसीडरिंग वॉल्यूम is equals to 1 liter for this experiment, we get the formula C1 is equals to C2, so W1 upon M1 equals to W2 upon M2। ये हमने थर्ड वाला फॉर्मूला जस्ट अभी डिस्कस किया है, ये वो फॉर्मूला आ गया है। अब आप पुट करिए वैल्यूज, 5% को कन्वर्ट कर दीजिए 5 ग्राम में, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको समझाया। परसेंटेज को आप इस तरह से कंसीडर कीजिए कि ये 5 ग्राम है, इन टोटल 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन 5 ग्राम में। अब 5% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का क्या मोलर मास होता है? सुक्रोज का मोलर मास होता है 342। ये हमें ऑलरेडी पता है, पिछले कई सवालों में कर चुके हैं। तो 5 ग्राम W1 है एंड M1 है 342 इज इक्वल टू W2 क्या है वो हमसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलर मास। W2 हमको दे रहा है 3%, ओके 3 ग्राम अपॉन मोलर मास हमसे वो पूछ रहा है, तो इसको हम अननोन छोड़ देते हैं एज M2। तो M2 के लिए क्या फॉर्मूला निकलता है, M2 इधर आ जाएगा, 342 उधर चला जाएगा, 3 ग्राम इंटू 342 अपॉन 5। अब 3 इंटू 342 अपॉन 5 को सॉल्व करने पर आता है 205.2 ग्राम पर मोल, और ये रहा हमारा मोलर मास। आइसोटोनिक वाले क्वेश्चंस को जनरली बुक्स में बहुत लंबे मेथड से सॉल्व किया होता है। ये बहुत सिंपल मेथड है जिसमें आपने आइसोटोनिक को के लिए ये एक्सप्रेशन लिया है एंड C1 C2 इक्वेट करने के लिए आपने ये एक्सप्रेशन लिया है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट में पूछे जाते हैं। अब अगले लेक्चर में आऊंगी मैं नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए बाय।